नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डुमरी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। बाबूलाल मरांडी ने आज जनसभा की, उसके बाद ये देखा जा रहा है वहां पर चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है। लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो डुमरी के रण में कौन मारेगा मैदान, और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, डुमरी में कौन किस पर भारी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो डुमरी की जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब नाक और साख की इस लड़ाई में बीजेपी का एनडीए वाला कुनबा हो या फिर जेएमएम के साथ खड़ा इंडिया वाला गठबंधन, दोनों तरफ से सियासी ताकत की नुमाइश हो रही है। अब बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रण में उतर सीधे हेमंत सरकार पर निशाने साधते हुए इस उपचुनाव को झारखंड की अस्मिता से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी तो ईडी के बहाने हेमंत सोरेन की कमजोर नब्ज को बार बार दबा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी की जो संकल्प यात्रा चल रही है और उस संकल्प यात्रा को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, संथाल क्षेत्र जिसके बारे में सामान्य कल्पना ये होने लगी थी कि शायद संथाल से समर्थन हमारा घटा होगा, वो मिथिक भी टूट गया और अंततः उस लोकप्रियता से, उस जन समर्थन से घबराकर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम शुरू किया है। सरकार में बैठे हैं, जांच कर रहे हैं और जांच के बाद दोषी सिद्ध होता है एफआईआर करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। बाबूलाल मरांडी उनकी तरह नहीं होगा कि ईडी ने बुलाया तो भागे फिर रहे हैं, दो बार टाइम दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अगर निर्दोष है तो ईडी के सामने प्रस्तुत हो, अपना विषय रखते हैं और विषय रखने के बाद जो निर्णय हुआ होगा। लेकिन ईडी के सामने से भागने वाला व्यक्ति जिसके दामन में दाग है, वो आदरणीय बाबूलाल मरांडी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहा है और जांच कराने का साहस नहीं दिखा। इसलिए मेरी मांग है कि यदि उनके तथ्यों में सत्यता हो तो वो जांच करा ले। अगर बाबूलाल मरांडी दोषी तो उनके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें, हमको आपत्ति नहीं होगी। कि यदि तुम ईमानदार हो, ईडी के द्वारा जो बातें सामने आ रही है वो गलत है, तो ईडी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने से तुम्हें किसी ने रोका? क्यों नहीं रख रहे? पक्ष नहीं रख रहे इसलिए मालूम है कि ईडी के सामने फंस जाएंगे। दो बार टाइम मांग लिया, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनसे कहेगा कि आप ईडी के सामने जाइए और ईडी के सामने अपना पक्ष रखिए, फिर कोई कठिनाई होगी तो आप हमारे साथ। बीजेपी डुमरी विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का इल्जाम लगा रही है, तो जेएमएम लगातार बाबूलाल मरांडी को भ्रष्ट साबित करने का पूरा जोर लगा रही है। तभी तो बीजेपी वार कर रही है कि जेएमएम बाबूलाल मरांडी की ओर से चलाई जा रही संकल्प यात्रा से घबरा गई है। यही वजह है कि अब बाबूलाल मरांडी पर ही भ्रष्टाचार के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बाबूलाल मरांडी भी दम भर रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं और डुमरी की जनता हेमंत सरकार को जवाब देने के लिए बेताब है। झारखंड प्रदेश की जनता की नजर आपकी ओर है, इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर, और इसलिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र की ओर लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब झारखंड में 3.5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब उस सरकार ने जितनी भी वादा किए थे, पहले तो इन्होंने नौजवानों के लिए वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे। अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो उनको हम भागता देंगे। और ये कोई चुनावी मंच पर नहीं बल्कि झारखंड के विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था। आज भी झारखंड के विधानसभा में वित्त मंत्री का भाषण है, उस किताब में आज भी उल्लेखित है। लेकिन 3.5 वर्ष के होने के बाद भी एक भी नौजवानों को कहीं कोई भत्ता नहीं मिला।
रोजगार के नाम पर आप देख रहे होंगे लगातार लोगों को ठग रहे हैं। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कांटे की टक्कर है। सवाल ये नहीं कि किसके सर सजेगा अगले विधायक का ताज, क्योंकि 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव में उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा और 8 सितंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि डुमरी का विधायक कौन होगा। इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस चुनाव के नतीजे के बाद पूरे झारखंड के सियासी सूरत के बदलने के आसार बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में डुमरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप की भी बारिश हो रही है। हमारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज त्यागी जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले फिरोज खान जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। फिरोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए डुमरी उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने वहां घूमे और जिक्र किया और साथ ही साथ कहा कि जनता जानती है कि ईडी की ऑफिस में हेमंत सोरेन क्यों नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि मन में कुछ काला है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डुमरी उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारियां किस प्रकार है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ईडी के मसले पर आप पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। मैं सुनील जी इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डुमरी उपचुनाव में तो बीजेपी पहले हार मान चुकी है, इसीलिए उसने प्रत्याशी नहीं दिया है। जो पहले बीजेपी का अलग प्रत्याशी था 2019 में और आज तक अलग प्रत्याशी था। बीजेपी को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा है, ईडी सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए है, जेएमएम के लोगों के लिए है, आरजेडी के लोगों के लिए है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए है, एनसीपी के लिए है, बीजेपी के लिए ईडी नहीं है। अरे हमारे नेता सुप्रीम भट्टाचार्य जी ने कहा था कि ईडी जो है निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करके बताए कि बाबूलाल मांझी जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि क्या मामला है नहीं है। ईडी ने तो कुछ नहीं कहा अभी तक। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज जो माहौल है झारखंड में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा माहौल खराब कर दिया। आज झारखंड में सरकार को सही चलने नहीं दे रहे हैं और ये लोग 2 लाख रोजगार की बात करते हैं। तो बीजेपी तो ये कह रही है आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं सर। कहाँ गए वो 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार? बीजेपी का ये कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, जिसको लेकर हम हल्ला बोल कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी ने खाया है, देश को जो बर्बाद किया है आपकी पार्टी ने बर्बाद किया है, ये जमाना जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसीलिए आप लोग अब ईडी का नाम ले या क्या करें, अब हमें पता नहीं आता। अगर आप लोग ईडी के सामने क्यों नहीं ईडी सिर्फ कांग्रेस के लिए है, ईडी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए है। अरे ईडी का डर दिखा के आपने महाराष्ट्र को सरकार गिरा दिया। आप ईडी क्या अजीत पवार और छगन भुजबल क्या है? छगन भुजबल 2 साल तक जेल में रहे, अब वो डर से जो है चले गए, बीजेपी के कोदे बढ़ गए। अजीत पवार ईमानदार हो गए हैं, छगन भुजबल ईमानदार हो गए हैं, श्रीवास्तव लोग ईमानदार है। पूरे देश में नहीं है। आपको पार्टी में हेमंत सोरेन नहीं झुक रहा है, नहीं टूट रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, क्योंकि ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है, बार ईडी को नोटिस दिया जा रहा है, 2 बार नोटिस दिया गया, तीसरी बार नोटिस दिया गया। तो ईडी से क्यों घबरा रहे? अगर आप ईडी से राहुल गांधी के पास ईडी भेजते हैं, सोनिया गांधी के पास ईडी भेजते हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हेमंत सोरेन के पास भी ईडी से कुछ नहीं मिलेगा। खूब बेईमानी करो और फिर ईडी द्वारा बीजेपी पे आरोप नहीं है किसी ये हम पे ईडी आप लोग ईडी से तो लगवा रहे हैं। सुनिए 2019 में आपके राहुल गांधी, सुनिए आपके राहुल गांधी मुझे एक जवाब दे कि आपके राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि मैं मुसलमान हूँ? वो हिंदुओं को भी छल रहे हैं और मुस्लिम लोगों को भी छल रहे हैं। हिंदू मुसलमान है,
पंकज जी आप बताएं कि राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? राहुल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदिवासी राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? प्रियंका गांधी था। राहुल गांधी अरे हिंदू मुसलमान के देश का दादा का नाम बता। आप लोग नहीं करते इसको। आपको पता ही हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? आप शिक्षा की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, सब समझ आपको हिंदू मुसलमान खाली हिंदू मुसलमान का बात करते आपसे हैं। कंदी पार्टी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिएगा, हिंदुस्तान की जनता आपको नकार देगी। अरे क्या आप ईडी आप विकास से बर्बाद करो। अरे आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। ईडी से आप लोग क्यों डरते हो? राहुल गांधी कौन डर रहा है ईडी से? मैं मुसलमान ईडी का जवाब देंगे हम लोग सवाल पर। हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे ईडी के पास। राहुल गांधी क्यों नहीं कहते कि मैं मुसलमान हूँ? राहुल गांधी के दादा कौन थे? मुस्लिम के दादा विरोध कौन थे? है? आज अरे सुनील जी समझाइए इनको। अरे राहुल गांधी को दादा कौन थे बताइए एक सेकंड डुमरी पर आइए सर, डुमरी पर आइए। देखिए डिबेट से टॉपिक मत भटकाइए। ये कैसा पेटू का बात कर रहे हैं बताइए। नहीं एक सेकंड देखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई किसी पे पर्सनल नहीं जाएगा। शब्दों की मर्यादा रखिए। हम लोग एक टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं सर। नहीं, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखिए। बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मैं, तहजीब से डिबेट होगी। आपको गलत नहीं बोला है। हम ये कह रहे हैं राहुल गांधी मुस्लिमों का भी मजाक उड़ा रहे हैं और प्लीज हिंदुओं का भी पर्सनली मजाक कोई, उड़ा रहे हैं। हम लोग डुमरी पर डिबेट कर रहे हैं, बाई इलेक्शन पर डिबेट कर रहे हैं। तो हम बताइए, डुमरी पर बोलिए। ये लोग आप जगन्नाथ महतो को ईडी से पत्नी। ये लोग फिर क्यों डरते हैं ईडी से? ईडी के सामने आए, अगर साथ अरे हैं, ईडी के तो सामने ईडी के कौन सामने आएगा? बैठिए। अरे ईडी के सामने बैठिए आप यार। अगर आप साथ हैं तो ईडी के सामने बैठो। ठीक है इसमें फिरोज क्या जी, हो मैं गया? आपके पास आता हूं। पंकज जी, कितनी तैयार है बीजेपी डुमरी चुनाव को लेकर? जी हम साहब मैं एक बात बोल देता हूँ, ये समय बताएगा। इनकी जो कांग्रेस वाले हैं और जो ये वहाँ की पार्टी है, इनको जो वहाँ की जनता है इस बार जवाब देगी। जिस प्रकार से ये मिसयूज कर रहे हैं अपनी ताकत का, उन पे मांडी जी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनको जवाब जनता देगी। मैं नहीं दूंगा, जनता देगी। और आप और मैं दोनों मिलकर देखेंगे। सुनिए, आप हेमंत सोरेन है, अगर साफ सुथरे हैं तो क्यों ईडी से बच रहे? क्या होगा? आप मेरे रात के ऊपर अगर ईडी बैठे तो हम तो बैठाने को तैयार है, हम साफ रहेंगे। लेकिन क्यों आप भाग रहे हो उससे? क्यों डर रहे हो? ईडी क्या है? वो एक अपनी सरकारी एक संस्था है। क्या उसको ईडी को बंद कर दिया जाए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। चोरी होने दे, दुनिया देश को लूटने दे, तो ये लोग खुश होंगे कि देश लूट रहा है, हम भी लूट रहे, हम बहुत खुश हैं। इन लोगों को तो चाहिए ये मुद्दे, इनके पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। और ये जो चुनाव है ये इनकी सोच को बदल देगा और इनको ला देगा, बिल्कुल लाइन में ला के खड़ा कर देगा। ठीक है, अब इनसे पूछेगा। ठीक है पंकज जी। फिरोज जी जल्दी से जवाब। मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूँ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले पूछे कि ईडी जो है किसके अधीन में काम करता है, ईडी किसके इशारे में काम करता है? ईडी सिर्फ हमारे लिए है, ईडी बीजेपी के लिए नहीं है। अभी हेमंत सोरेन बोल देंगे कि हम बीजेपी के गठबंधन में हैं, सब ईडी सीडी सीबीआई सब खत्म। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ? छगन भुजबल अजीत पवार का ईडी पूछ भी नहीं रही है। जब ईडी कर रहे थे तो छगन भुजबल अजीत पवार भागे कर रहे थे। जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं ईडी का समाप्त हो जाता है। हमसे पूछेंगे हम पे क्या क्या मुद्दे? हमने देश को विकास करना है, प्रदेशों का विकास करना है। आज हमने पूछवाया, हमारे साइंटिस्टों ने, तो आप लोगों ने 70 साल तक इस देश के साथ आपके लोगों ने तो देश को लूटा है। आप क्या बात करते हैं यार? आप क्या बात करते हैं? आप लोगों को देश को लूटा है। सबसे बड़े लुटेरे अगर कोई पार्टी है किसने देश को बर्बाद किया है, वो तुम्हारी पार्टी है, हमारी पार्टी है। ठीक है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ देख रही है। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। पंकज जी भी रख रहे हैं अपना, फिरोज जी रख रहे हैं। मैं इंदुकांत जी के पास जाता हूं। इंदुकांत जी, डुमरी का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, अपोजिशन अपनी बात कह रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डुमरी का चुनाव का नतीजा आने वाले समय में झारखंड की सियासत को क्या डिफाइन करेगा और
जो जीतेगा क्या उसके कद को बढ़ाएगा? जी नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। डुमरी का इलेक्शन एक एसिड टेस्ट होगा इस सरकार के लिए। नॉर्मली नहीं होता, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले राज्य में ये अंतिम चुनाव होगा एक तरह का, चाहे वो एक सीट के लिए है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में तुरंत ही जैसे ही सीट खाली हुई वैसे ही उन्होंने अपने यहाँ बेबी देवी को मंत्री का शपथ दिला दिया। आपको याद होगा तब दिला दिया, मैंने पहले भी आपकी चर्चा में कहा था, जिस समय वो शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही जी। तो देखिए अपने मंत्रिमंडल में जगह दे करके मुख्यमंत्री ने एक जनता के सामने ये बात रखने की कोशिश की है कि आप एक मंत्री को वोट दे रहे हैं, अगर वो हारेंगी तो मंत्री हारेंगी और जीतेंगी तो उनके विधानसभा क्षेत्र से मंत्री रहेंगी। और मंत्री ऑलरेडी वो बन चुकी हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है। अब ऐसे में अगर ये चुनाव बेबी देवी हारती हैं तो इस राज्य सरकार की भारी किरकिरी होगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा जाता है साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना ली। सिंपैथी वोट लेने के लिए उन्होंने दिवंगत मंत्री की धर्मपत्नी को ही उम्मीदवार बनाया। उसके बाद मंत्री बना करके जनता को ये एक देश दिया कि हम आपको एक मंत्री दे रहे हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी से, जहां से उनके पति स्वयं मंत्री थे। तो ऐसे में बेबी देवी को चुनाव जिताकर लाना मुख्यमंत्री के लिए नितांत आवश्यक है, और ये अब उनके लिए स्वाभिमान का और उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई एक तरह से हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए सारी बातें एक तरफ, आमतौर पर जो उपचुनाव किसी भी राज्य में होते हैं वो राज्य सरकार जो वहां पे वर्किंग होती है उसको उसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि सभी लोगों को उस क्षेत्र में पता होता है कि जो हमारा कैंडिडेट है अगर ये सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो हमारे काम हो जाएंगे, और अगर विपक्ष से होगा तो हमारे काम रोक दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल इसी ढंग की राजनीति मोटे तौर पर पूरे देश में चल रही है। और सरकारी तंत्र तो रहता ही है सहयोग में, ये चाहे कोई माने या ना माने कुछ न कुछ उसका लाभ मिलता है। ऐसे में बेबी देवी को चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी, लेकिन इतनी चीजों के बावजूद जिस तरह से अलायंस बनाकर आजसू और बीजेपी ने उतारा है यशोदा देवी को, सरकार को निश्चित तौर पे चिंता हो रही है, और चिंता की रेखाएं होना निश्चित स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो आने वाले चुनाव के लिए गठबंधन बनाना भी, गठबंधन के साथियों को सेटिस्फाई करना, क्या सीटों की शेयरिंग होगी, इस सब पर भी असर पड़ने की आशंका है। लेकिन जिस प्रकार से इंदुकांत जी ये देखा जाए कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का नेता ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, हर बात की नॉलेज हो, और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर ऐसा नेता जनता चुनेगी अपने जनप्रतिनिधि को तो शपथ तक ठीक से नहीं ले पाएंगी, तो उस इलाके के विकास की रफ्तार को कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आता है। देखिए ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बीच में एक संत से बात कर रहा था कि ऐसे लोकतंत्र को आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। आजकल हमारे देश में अधिकतर लोकतंत्र के नाम पर लोभ तंत्र काम कर रहा है, लोभ के लिए सारा तंत्र काम कर रहा है। तो लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है, जिस देश में एक व्यक्ति जब जेल जाता है तो उसकी धर्मपत्नी चाहे वो निरक्षर हो वो मुख्यमंत्री बन जाती है, एक व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो सिंपैथी का वोट लेने के लिए उसकी बिल्कुल निरक्षर पत्नी मंत्री बन जाती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ अन्य पार्टियां अगर इसी तरह की सत्ता की राजनीति कर रही हैं तो ये जनता को डिसाइड करना है कि वो क्या करेगी। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा, अमरमणि त्रिपाठी को अभी जेल से छोड़ा गया है तो पूरी पुरानी बातें याद आ गई। उत्तर प्रदेश में अमरमणि त्रिपाठी को जेल से चुनाव लड़ते हुए जनता ने जिता दिया, लालू प्रसाद को जेल में रहते हुए लोगों ने वोट दे दिया। तो अब ऐसे में जनता के मतादेश पर के लोकतंत्र में बड़ा प्रश्न उठता है, और इसीलिए अगर एक संत कहते हैं कि आज हमारा लोकतंत्र कई मायनों में लोभ तंत्र में टर्न हो गया है, लोभ तंत्र बन के रह गया है, तो ये बहुत शोचनीय है पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और जनता के लिए। फिरोज जी आवाज मिली है सर? हाँ, मैंने पत्रकार महोदय का बहुत बढ़िया से बातचीत सुना है।
इंदुकांत जी का। कुछ कुछ बात तो इन्होंने सही कहा है, लेकिन मैं इंदुकांत जी से कहना चाहता हूँ कि अगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी, घरेलू पत्नी को अगर मंत्री बनाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, महागठबंधन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, तो कहीं ना कहीं महिला को सम्मान दिया है कि घर की महिला भी मंत्री बन सकती है। सर, महिला का सम्मान तो दिया। घर में नहीं, घर में एक सेकेंड, उन्होंने ये कहा कि जो शपथ ग्रहण ठीक से ना ले पाए, विकास के लिए क्या दिया है, शपथ ग्रहण ठीक से ना कर पाए, तो ऐसे लोगों को मंत्री बनाना कहाँ ठीक, ये भी उन्होंने कहा। सुनील जी, शपथ ग्रहण ठीक से नहीं ले पाए, वो औरत घर से बाहर नहीं निकली है, उसको सम्मान दिया गया है। इंदुकांत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या माँ का पेट से बच्चा पैदा होता तो तुरंत सीख जाता है क्या? वो अभी नहीं, घरेलू देखिए कितना बड़ा बात है। जगन्नाथ महतो जी मंत्री होते हुए भी उनकी पत्नी घरेलू औरत थी, घर में काम करती थी, बच्चों को पालती पोसती थी। अचानक दुर्घटना हुआ, उसके पति का मौत हो गया, देहांत हो गया, तब क्या करेगा? सरकार ने उनको मौका दिया है, आप आइए मंत्री बनकर लोगों का सेवा कीजिए, झारखंड लोगों का सेवा कीजिए। अरे वाजपेयी जी चुप रहिए ना, उसे खा जाएगी। अरे वाजपेयी जी शांति बनाए रखिए। आपको मालूम नहीं जो आदमी जवाहरलाल नेहरू को बोलता है कि मुसलमान है, क्या बात कीजिएगा? उनको पता ही नहीं है कि क्या है। अपना ज्ञान लेकर कहिए पहले आप वाजपेयी जी। अरे यार क्या, अरे ज्ञान मालूम नहीं है, खाली आप लोग हिंदू मुसलमान करता है, कुछ बात करने आता नहीं है। नेहरू जी मुसलमान थे, नेहरू जी मुसलमान थे, 5 साल सीखेगी क्या? मालूम नहीं है कुछ आप लोगों को? प्लीज नो, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। मैं आपसे बार बार बोलता हूं ये क्या तरीका था? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं, डिबेट में बैठिए, एक गरिमा है डिबेट की। ये तरीका बहुत गलत था आपका। नहीं, इस तरह से नहीं, मर्यादा रह के देखिए। मैंने हर गेस्ट को बुलाया है, हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है। शब्दों पे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, यह बहुत गलत तरीका है। डिबेट ऐसे नहीं, कितने लोग देश आपको देख रहा है सर, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। इंदुकांत जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी 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 सर, अपना कमेंट रखिए सर। मैं एक बात कहना चाहता था जो फिरोज जी कह रहे थे अभी। देखिए, इसमें बेबी देवी के सम्मान अपमान की बात नहीं है, ये जनता के और लोकतंत्र के अपमान की बात है। और बेबी दीदी को हक देने का किसी ने विरोध नहीं किया। मैं सबसे बड़ा समर्थक हूँ घरेलू महिला के सम्मान का, क्योंकि एक माँ, एक घर चलाने वाले का जो योगदान समाज को बनाने में होता है, वो पिता का भी योगदान नहीं होता, चाहे वो पीएचडी हो, डिलीट हो। लेकिन उसे ट्रेनिंग दे करके 6 महीना साल भर राजनीति में ला करके उसके बाद आप मंत्री बना सकते हैं, किसने रोका है? लेकिन निरक्षर को बना देंगे तो जो सेक्रेटरी और पीएस और ओएसडी तय करेंगे वही होगा। और उसका हाल फिर अपने यहाँ जैसे होता है 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा मधु कोड़ा पर, वैसा होता है जब आप किसी निरक्षर को, अज्ञानी को पद पर बिना ट्रेनिंग के बैठा देते हैं। ट्रेनिंग दीजिए और उसे प्रधानमंत्री बनाइए। जी बिल्कुल, जल्दी से फाइनल कमेंट फिरोज जी आपका। नहीं, हिंदू जी का मैं सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ठीक कहा है कि घरेलू औरत है भाई, लेकिन क्या कीजिएगा, उनके घर में कोई जवान बेटा नहीं है, कोई जवान आदमी नहीं, 18 साल की उम्र का आदमी हो तब चुनाव नहीं। लड़ेगा। फिरोज जी, उनकी बात को मैं आपको समझा दूं, उनका कहने का तरीका क्या है। अगर किसी क्षेत्र का विकास चाहिए ना, तो वहां पर पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे, मैं जाके मिला हूँ इनसे, मंत्री महोदया से, और मैं जाके मिला हूँ, ऐसा बात नहीं। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सुस्त है। अब सरकार में मंत्री बनी है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। और झारखंड में जितना अच्छा सरकार 2019 से लेकर के 2024 तक चल रही है, अभी 2014 से लेकर के 19 तक भाजपा वाले ने जो गड्ढा किया था, उस गड्ढा को भरने का काम हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, हर दिन रोजगार दिया जा रहा है, किसान को रोजगार दिया जा रहा है, गरीब को मकान दिया जा रहा है, सबको पेंशन दिया जा रहा है। चलिए सर, हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं दे रहा है। पंकज जी आपका, इंदुकांत जी आपका, फिरोज जी आपका। लेकिन सवाल डुमरी उपचुनाव को लेकर बना हुआ है, कौन जीतेगा डुमरी का गढ़? बीजेपी अपनी बात कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस अपनी बात कर रही है। अब लगातार वापस सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी गए और उन्होंने जाकर वहां पर ईडी को लेकर हेमंत सोरेन पर
तमाम सवाल खड़े किए। 5 सितंबर को मतदान है और 8 को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा जनता किसको चुनती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।